कल मेरी खुशी से बात होती है एंड खुशी इज अ क्लैट एस्पायरेंट जस्ट लाइक यू. शी आस्क्ड मी कि एआर की पढ़ाई कैसे करनी है. एआर के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे. एआर एज इन एनालिटिकल रीजनिंग. और फिर मेरे दिमाग में एकदम से घंटी बजी कि एनालिटिकल रीजनिंग तो क्लैट में आता ही नहीं है. नॉट इवन वन सिंगल क्वेश्चन. तो ये बच्ची अपना टाइम एआर के ऊपर क्यों वेस्ट कर रही है. एंड देन शी टोल्ड मी her CLAT coaching, which is a leading CLAT coaching, is teaching her AR in her class. Can you imagine? Now, अगर CLAT coaching से ही हमसे झूठ बोल रही हैं, तो हम जाएं कहाँ, करें क्या, किसको ट्रस्ट करना है. मुझे ट्रस्ट करना है तुम्हारी चिया दीदी. To tell you the detailed syllabus of CLAT 2025 paper, you have to understand the pattern. तो जल्दी जल्दी just 10 seconds में pattern समझा देती हूँ and then we can move on to subject wise syllabus. The exam is divided in 5 sections and there are a total of 120 questions and a total of 120 marks. And what are these 5 sections is English, legal, critical, GK and quant. Okay, now let's understand the marks distribution for each. So for English it's 22 to 26 questions, that is 20% weightage. For critical reasoning it's 22 to 26 just like English and 20% weightage. Legal reasoning it's 25% weightage with 28 to 32 questions. तो ये काफी bigger chunk of the whole exam है. Third is quantitative techniques, that is only 10% weightage, that is 10 to 14 questions, but it is equally important. GK including current affairs is 28 to 32 questions with 25% weightage just like legal. फर्स्ट इज लीगल रीजनिंग. तो बेसिकली क्लैट एक ऐसा पेपर है जहां पे स्टेटमेंट्स और प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं. मोस्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इवन क्वांट में भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. अभी आपको पता चलेगा आगे आके. देखो, लीगल तुमने आज तक नहीं पढ़ा है क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली अगर आपने 11th एंड 12th में लीगल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया है, उसके बाद भी जब आप लीगल स्टडीज 11th 12th के लिए पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें एक सब्जेक्टिव रोल होता है कि मतलब आप लीगल स्टडीज इस हिसाब से पढ़ते हैं कि आपको याद रखना है ताकि आप एक लॉन्ग आंसर लिख सको. लेकिन यहाँ क्लैट में आपको पहली बात 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहली बात तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन कैसे होगा. एंड थर्ड, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए आउट ऑफ the 4 options that you have been given. That is an objective type paper. तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में बहुत डिफरेंस आता है. बट ऑब्वियसली आप एक बेटर फुट पे होंगे क्योंकि आपने थोड़ा सा बेसिक लीगल का पढ़ा हुआ है. तो लीगल का सिलेबस बहुत क्लियरली 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है. दैट इज हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स, मीडियम वेटेज कॉन्सेप्ट्स, लो वेटेज कॉन्सेप्ट्स एंड करेंट लीगल अफेयर्स. करेंट लीगल अफेयर्स, दिस इज समथिंग दैट शायद आपने एज अ लीगल स्टडी स्टूडेंट अगर आपने 11th 12th में लिया हुआ है उसके बाद भी आपको नहीं पता होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में ऑफ द लीगल पार्ट, क्योंकि मोस्टली आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है एंड इट इज ओनली ऑन द बेसिक्स ऑफ लीगल. सो करेंट लीगल अफेयर्स के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट लेट्स जस्ट डिकोड हाई, मीडियम एंड लो वेटेज सब्जेक्ट्स. ओके, कॉन्सेप्ट्स. तो ओके, हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, क्राइम आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, टॉर्ट आ जाता है, जिनके बेसिक्स, इन चारों के बेसिक्स आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. ठीक है. मीडियम वेटेज कॉन्सेप्ट्स आर फैमिली लॉ एंड आईपीआर. इसके क्वेश्चंस कई बार आते हैं एंड जो मीडियम वेटेज है उनमें भी 20 to 30% ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज लो वेटेज कॉन्सेप्ट्स. ये बहुत कम आते हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा रेकरिंग नहीं होते. लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा. आपके 5 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे और आपको छोड़ना नहीं पड़ेंगे वो क्वेश्चंस. तो दे आर कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ. ठीक है. एंड लास्ट इज करेंट लीगल अफेयर्स. अब ये जो है तुम समझ लो ये 90% है. अब तुम बोलोगे कि मैम आप बोल रहे थे कि हाई वेटेज का 70 है और अब आप ये बोल रहे हो कि करंट लीगल अफेयर्स का 90 है, तो ऐसे तो मैथ्स ही नहीं बैठ रहा है ना. लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है. अब देखो, जैसे करंट लीगल अफेयर्स के बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल 370 के ऊपर.
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा इसको तुम आंसर किसके बेसिस पे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाई वेटेज कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो जब तक तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पता ही नहीं है तो तुम आर्टिकल 370 के बेसिस पे आंसर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। सेकेंड एक एग्जाम्पल देती हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट लीगल अफेयर्स में ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, तो अब तुम इसको आंसर कैसे करोगे जब तुम्हें मीडियम वेटेज कॉन्सेप्ट दैट इज फैमिली लॉ नहीं पता, बिल्कुल ही नहीं पता होगा, तो आंसर तो करना बहुत दूर की बात हो गई। देयरफॉर ये तीनों चीजें पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो है आपका 90% वेटेज वाला टॉपिक, दैट इज करंट लीगल अफेयर्स। अब इसमें आता क्या है, क्या क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, मैं समझाती हूं। तो फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आते हैं वो सारे पढ़ना है हमको, मतलब मोस्टली पढ़ना है। ऑब्वियसली सारे पढ़ना तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, तो करंट का मतलब क्या होता है? एक साल के अंतर्गत जो होता है ना, एक साल के, एक ईयर के अंतर्गत जो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। जो भी नए लेजिस्लेशंस पास हुए हैं, थर्ड, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज के क्या होता है कि बार बार कोर्ट उनका इंटरप्रिटेशन करती है, तो अगर उनका इंटरप्रिटेशन हुआ है तो वो भी पढ़ना जरूरी है ना। और दूसरा, अगर उनका अमेंडमेंट हुआ है तो वो भी पढ़ना जरूरी है। दोनों चीजें ये भी करंट लीगल अफेयर्स में आता है। एंड लास्ट है बियॉन्ड इंडिया, तो उसको अपन इंटरनेशनल लॉ अफेयर्स बोल सकते हैं, इंटरनेशनल CLA बोल सकते हैं, करंट लॉ अफेयर्स। यूएसए फेडरल कोर्ट के बारे में कुछ भी आता है कि उनने कोई इंटरप्रिटेशन किया है या कोई अमेंडमेंट हुआ है या ऐसी कोई जजमेंट आई है जो एकदम ही मतलब चीजों को पोलराइज कर दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबॉर्शन लॉ, तो वो जो इंटरप्रिटेशन के चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि अभी अबॉर्शन लॉ इन अमेरिका किस स्टेट पे है, किस स्टेट पे होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ऑल्दो दोज आर पॉलिटिकल इन नेचर, बट स्टिल जब कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है तो इट इज इंपॉर्टेंट करंट लीगल अफेयर, है ना। एंड यूएसए के अलावा भी बाकी भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके भी जितने भी अफेयर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ट्रिपल तलाक है, जो ऐसा टॉपिक है जो हम सबको मालूम है क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा उसने पॉपुलैरिटी गेन की है ओवर द इयर्स। तो ट्रिपल तलाक एक ऐसी जजमेंट है जिसके बारे में हमको सब कुछ पता होना चाहिए, करेक्ट। लेजिस्लेशन की बात कर लें तो आपने देखा है 3 पीनल कोड्स जो हैं वो टोटली ओवरटर्न करके न्यू पीनल कोड्स को लाया गया है इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा लेजिस्लेचर टर्न है, तो लेजिस्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए हुए कोई भी नए लॉज जो होंगे वो सारे CLA के अंडर एग्जिस्टिंग लॉज के इंटरप्रिटेशन में आप देखो, आपने बहुत बार देखा होगा मैरिटल रेप से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार उसको डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने काफी बार मैरिटल रेप के ऊपर अपने अपने इंटरप्रिटेशंस दिए हुए हैं, एंड वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट अमेंडमेंट तो आपको मालूम ही है, जैसे रेप लॉज में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, आपको इसी बेसिस पे पढ़ाई करनी है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं करंट लीगल अफेयर्स में, इट इज फ्रॉम 1 Jan 2024 टू वट एवर डेट ऑफ क्लैट होती है ना, क्लैट 2025 की जो भी डेट आती है टिल देन। पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक रेफर करूं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं? तो मैंने एक लीगल की बुक लॉन्च की है जो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगी। ये जो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, हाई वेटेज, मीडियम वेटेज एंड लो वेटेज, प्लस करंट लीगल अफेयर्स के भी अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब आपको मिलेंगे, एंड दैट टू इन हार्ड कॉपी बुक। एंड आगे जो करंट लीगल अफेयर के टॉपिक्स आएंगे वो आपको PDFs में मिलेंगे।
इसके अलावा आपको हर कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड लीगल सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी भंडार मिल रहा है, ठीक है। सब हार्ड कॉपी, क्योंकि क्लैट एकदम ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, तो आपको हार्ड कॉपी मटेरियल की ही जरूरत है। आपको हार्ड कॉपी में ही लिखना, मार्क करना और सॉल्व करना आना चाहिए। इसके अलावा ये खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा फ्री ऑनलाइन लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेस भी आपको मिलेंगी ऑन क्लैट नेटवर्क। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। प्लस 100 ऑनलाइन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जस्ट इमेजिन कितना सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर तो बढ़िया क्लैट क्रैक करेंगे एंड देन सबसे पहली मिठाई चिया दीदी को खिलाएंगे, है ना। लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज नन अदर देन इंग्लिश। मुझे मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज को तो मैं ऐसे ही हलवा समझ के आगे बढ़ जाते हो, बट लिसन टू मी, दिस इज समथिंग डिफरेंट। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका 20% वेटेज है। अगेन मैं रिमाइंड कर रही हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको सब आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, आपने ग्रामर पढ़ रखा है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, तो फिर तो आपको इस 20% के लिए एक्स्ट्रा फाइट करना चाहिए, करेक्ट। चलो मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली क्या, सारे के सारे 100% क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो ये पता करना पड़ेगा कि पैसेजेस किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। पैसेजेस जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री, आर्ट्स एंड लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सबसे ज्यादा वेटेज अगेन न्यूज आर्टिकल्स। अब ये न्यूज आर्टिकल जरूरी नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पे न्यूज आर्टिकल्स हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर न्यूज आर्टिकल हो सकता है। जिसके लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बहुत ज्यादा रेकर करते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इन इवन क्लैट आप देख सकते हैं, आप पिछले क्वेश्चन पेपर से भी रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने 2023 एंड 2024 का पेपर लिंक किया हुआ है, जाके एक बार चेक जरूर करना। तो क्वेश्चंस किस चीज पे बेस्ड होते हैं, डेवलपिंग समरीज, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, इन्फ्रेंसेस, कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। कुछ नहीं समझ में आया ना, मैं बता रही हूँ, रुको। देखो बेसिकली जब आप कोई भी लिटरेचर पढ़ते हो तो उसकी ना 3 चीजें आपको हमेशा समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे हम कोई भी लिटरेचर की जगह हम आरसी बोलेंगे, ठीक है। 3 चीजें आपको 100% समझ लेनी है एंड दैट इज कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स, कंक्लूजन। ये 3 C's है, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिस या आधार। फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिलेबस ऑफ क्लैट 2025 एग्जाम। तो ये जो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, सिलेबस ऑफ क्लैट 2025 एग्जाम, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज वीडियो, करेक्ट। अब क्रक्स में जो डिटेल्ड सिलेबस है, जो इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि पहले मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, कि हर सब्जेक्ट में क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीजें मिलके आप एक समरी क्रिएट कर सकते हैं। इस समरी को हम क्रक्स बोलते हैं, जिसको हम मेन आइडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मैंने बताया बेसिस होता है, और इसको आप मेन थीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेन थीम और इवन टाइटल के क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, इट इज एन एंड ऑफ थॉट। ये एंड ऑफ कोई लिटरेचर नहीं होता है, ये एंड ऑफ थॉट होता है कि हम अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं, करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एंड ऑफ थॉट है, ये पैसेज के फर्स्ट लाइन भी हो सकती है, ये पैसेज के बीच में भी हो सकता है एंड पैसेज के एंड में भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पैसेज के एंड में ही कंक्लूजन लिखा है। अब आपने बहुत बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि देयरफॉर वर्ड लिखा है कहीं पे तो मतलब वो कंक्लूजन है। जरूरी नहीं है। कंक्लूजन क्या होता है, पूरे पैसेज से आपने क्या निकाला, दैट इज कंक्लूजन। देयरफॉर के बेसिस पे तो आप पर पैराग्राफ भी निकाल सकते हो ना कंक्लूजन। अच्छा, ये जो पर पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन निकालते हो, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है इन्फ्रेंस। पर पैराग्राफ या पर कॉन्सेप्ट जो आप कंक्लूजन निकालते हो उसको इन्फ्रेंस बोल सकते हो। अच्छा, कंक्लूजन को आप मेन पर्पस भी बोलते हो,
ठीक है। पर्पस एज इन यही, जो भी पैसेज लिख रहा है, जो भी लिटरेचर राइटर है, उसका पर्पस क्या था पैसेज लिखने का? यही कि आप कोई बात समझो। वो जो बात आपके समझने के लिए उन्होंने छोड़ी, आपके इंटरप्रिटेशन के लिए जो उन्होंने छोड़ा है, वही तो कंक्लूजन है। उसी कंक्लूजन को तो आपको ड्राइव करना है, करेक्ट? चलो लेट्स मूव ऑन टू क्रिटिकल रीजनिंग नाउ। ये तो तुम्हें पता ही नहीं है चिड़िया ही कौन सी है ना? इस चिड़िया का नाम तुमने कभी सुना नहीं। तुमने ज्यादा से ज्यादा जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सुना होगा तो एनालिटिकल रीजनिंग वर्ड सुना होगा, लॉजिकल रीजनिंग वर्ड सुना होगा। क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी डिफरेंट। बेसिकली मुझे पहले लगता था कि जो क्लैट एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट करना चाहता है कि भाई बच्चे को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, बट दैट इज नॉट ट्रू। क्लैट एग्जाम ये जज करना चाहता है कि आप रीड करके उसको ढंग से इंटरप्रेट कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि बेसिकली जब आप एक लॉयर बनते हो या आप एक जज बनते हो या आप इवन ड्राफ्टिंग भी करते हो, आप नोटरी भी बनते हो, तो भी आपका क्या काम होता है कि आपके पास अगर कोई लिटरेचर है या कोई फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का, तो आप उसको ढंग से और जितना उसका परव्यू है उसके अंतर्गत इंटरप्रेट करके उसको जस्टिस की तरफ लेके जा सको। जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट कई बार इंटरप्रेट करता है लॉ को, हाई कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं लॉ को। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये किस चीज के बेसिस पे हो रही है? लिटरेचर के बेसिस पे हो रही है। तो वो जो लिटरेचर के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करनी होती है वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग से समझ में आएगी। तो क्रिटिकल रीजनिंग में मोस्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। अगेन मोस्टली नहीं, 100% पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो तुमने इंग्लिश में मार्क्स गेन कर लिए क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी थी, तुम क्रिटिकल रीजनिंग में भी अपनी इंग्लिश का फायदा उठा सकते हो, 100% उठा सकते हो कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुमने क्रिटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन इसमें तुमको पैसेज तो तुम रीड कर लोगे अपनी इंग्लिश की स्किल्स से, लेकिन तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि दोज आर नॉट जस्ट लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ और आगे जाके फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, इतना टेंशन मत लो। चलो पैसेजेस जो होते हैं वो अगेन बेस्ड होते हैं सेम जैसे इंग्लिश में होते हैं, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड रीसेंट न्यूज आर्टिकल्स। इसके लिए भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी बहुत अच्छे से कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी क्रिएट होगी। कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी के क्रिएट होने से क्या होता है कि आप जब कोई पैसेज पढ़ते हो तो एकदम से कोई नया वर्ड नहीं आता है जो एकदम से आपको स्ट्राइक करता है, जिसका आप मीनिंग जानते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपका पूरा पैसेज रीड करने का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वो नहीं होगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, ये सब करेंगे, छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो इंग्लिश और सीआर मतलब 40% ऑफ द पेपर आपका इजीली क्रैक हो सकता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन समरी, ठीक है, ये तो पहले भी था। मेन आइडिया, ये भी पहले था। सपोर्टिंग आइडिया एंड इन्फ्रेंसेस, ये भी पहले था। अब देखो, अब यहां से पूरी ही चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पे अजम्पशंस होते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन एंड वीकन करना पड़ता है, पैरेलल रीजनिंग देनी पड़ती है। बोल्ड फेस एक कॉन्सेप्ट होता है जो बताएंगे, मतलब उस वर्ड को पढ़ के आप समझ ही नहीं सकते हो कि उसका मीनिंग क्या है, उसमें करना क्या है। एंड लास्ट इज कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है क्रिटिकल रीजनिंग में, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मोस्टली रेकरिंग है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत रेकरिंग आते हैं। मैं आपको ये सब कुछ समझाऊंगी इन अ फ्री क्लास, but for that you have to stay tuned and subscribe and also go to this channel where free classes are going to come up. Okay, see you there. यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में बाय द वे सिर्फ बेसिकली जो पूरा सब कुछ है क्रिटिकल रीजनिंग का वर्ड, वो 3 चीजों में एक बार में आ जाता है, ठीक है। देखो, स्टेटमेंट है कोई, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट भी कहा जा सकता है, और इसी के बेसिस इन्हीं बहुत सारी स्टेटमेंट्स को मिला के एक पैसेज बन जाता है, ठीक है। अच्छा, जो भी ये स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट या पैसेज होगा ये 2 चीजों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। P प्लस C, दैट इज प्रेमिस एंड कंक्लूजन। जैसे पहले था ना इंग्लिश में, मैंने बताया था कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स एंड कंक्लूजन होता है। इसमें भी कॉन्टेक्स्ट तो होता ही है पैसेज का, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही लिखेंगे ना पैसेज। कोई आधार नहीं होगा तो कहां से लिखेंगे पैसेज? देखो कॉन्टेक्स्ट तो परफेक्ट मतलब होता ही है। प्रेमिस जो होता है वो क्रक्स होता है, दैट इज मेन आइडिया ऑफ द पैसेज।
कंक्लूजन ही रहता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्रक्स जो प्रेमिस इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि वो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर कंक्लूजन डिपेंडेंट होता है। कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए प्रेमिस की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों का एकदम परफेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। और इन दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम है अजम्पशन। बट अगर आप मैथ्स में देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक अजम्पशन क्रिएट करते हैं, लेट एक्स बी इज इक्वल टू 0, और उसके बेसिस पे पूरा सॉल्व करते हैं। ये वैसा वाला अजम्पशन है, आगे आपको पता चलेगा। अभी एक वीडियो में मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकती हूँ, देयरफॉर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्लैट नेटवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं जानती हूं तुम यहाँ पे बोलोगे मेरा मैथ्स कमजोर है एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन अगर तुम्हें टॉप 5 एनएलयूज में जाना है तो तुम्हें सारे 5 सब्जेक्ट्स को बहुत बैलेंस्ड तरीके से पढ़ना पड़ेगा और एस करना पड़ेगा। तुम मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते हो। अगर तुम मैथ्स को छोड़ोगे तो आगे जाके हो सकता है कि तुमको टॉप 5 या टॉप 10 एनएलयूज मिलना भी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाए। अब अगर वो 10% ही तुमसे मांग रहा है तो इतने एफर्ट्स तो तुम दे ही सकते हो यार। एकदम रेड फ्लैग बॉयफ्रेंड जैसी हरकतें मत करो, इतने एफर्ट्स तुम दे सकते हो। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स आता भी नहीं। देखो क्या आता है, तो बेसिकली पैसेज एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, पैसेज दिया होता है, उसके बेसिस पे तुम डायग्राम्स बनाते हो, या डायग्राम्स दिए होते हैं पैसेज के साथ ही दिए होते हैं, और फिर क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। मैंने 2 चीजें बताई आपको, या फिर तो पैसेज अकेला दिया होगा जिसके बेसिस पे तुम्हें डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, या फिर तो दोनों चीजें दी होंगी और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। डायग्राम्स किस चीज पे बेस्ड होते हैं, कौन से डायग्राम्स? तो डायग्राम्स आर बेस्ड ऑन पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ। और क्वेश्चंस किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं? ऑब्वियसली 10th क्लास तक की जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन वो है क्या? दैट इज परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एटसेट्रा। अगर आपको एक फुल कॉन्सेप्ट की लिस्ट चाहिए है तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल, वहां पे आपको सारी चीजों की डिटेल मिलती रहेगी, मंथली करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे, एंड इट विल बी इजियर फॉर यू एंड यू विल बी स्टेइंग इन टच विथ मी। लास्ट हम आ गए जीके ओनली करंट अफेयर्स पे। यहां पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स क्यों बोलते हैं, सीधे जीके या सीधे करंट अफेयर्स क्यों नहीं बोलते। देखो, तो बेसिकली इसका सिलेबस ये है कि 1 जनवरी से क्लैट डे तक जो भी होगा इस संसार में, एवरीथिंग अंडर द सन आपको पढ़ना है। अच्छा, क्या नहीं पढ़ना है वो मैं तुमको बता देती हूँ। अब देखो, तुम क्या करोगे, सबसे ऐसा तड़कता भड़कता जो एकदम बर्निंग अफेयर्स है एकदम लगा के बैठ गए आज तक, और आज तक में जो जो आ रहा है वो सब लिख लिया और बढ़िया मेरी प्रेपरेशन हो गई, ऐसा नहीं होता है। जो बर्निंग अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, रेकरिंग क्वेश्चंस उनके बेसिस पे नहीं होते हैं, उनका थोड़ा सा वेटेज कम होता है। तो बर्निंग अफेयर्स पे अपना ज्यादातर टाइम आप वेस्ट मत करो। इंस्टेड आप क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपको लगता है कि ये आ सकती हैं आपके एग्जाम में, जो आपको कई बार काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पे एंड इवन बहुत सारी कोचिंग्स आपको बता देती हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो आप पढ़ेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई भी प्रेपरेशन करना चालू करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, बी इट बैंक, बी इट यूपीएससी, और एंड इन दिस हमारी सिचुएशन में क्लैट, तो हमको ये पता होता है कि हमको जीके या करंट अफेयर्स के लिए कोई ना कोई सोर्स मिलेगा जिसको हम जीके कंपेंडियम बोलते हैं या जीके मैगजीन बोलते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो, या फिर तो आप बिल्कुल एक ही कंपेंडियम पढ़ते हो और उसी के भरोसे जाते हो पेपर लिखने, या फिर तो आप 10 कंपेंडियम पढ़ते हो, फिर दृष्टि आईएएस भी कर लेते हो, फिर इनसाइट आईएएस भी कर लेते हो और 10 कंपेंडियम से पढ़ते हो। नहीं, हमको करना है बैलेंस को स्ट्राइक अ बैलेंस,
read 2 to 3 compendiums, 2 minimum and 3 maximum. ठीक है, अब ये कौन सी कंपेंडियम हो सकती है? तो एक कंपेंडियम जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज अफेयर्स क्लाउड. लिख दे रही हूं, आप सर्च करके पहुंच सकते हैं. अफेयर्स क्लाउड करके एक कंपेंडियम आती है, एक मैगजीन आती है क्लैड की, उसमें काफी अच्छे से करंट अफेयर्स दिए हुए होते हैं एंड इट्स नाइस. इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आपको कोई ऐसे कुछ भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसको एकदम जो आज की डेट है उसके हिसाब से समझ के और आप छोड़ के निकल गए, ऐसा मत करो. उसका पूरा कच्चा चिट्ठा छान मारो. हाँ, तो जैसे अगर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था. सेम अगर वर्ल्ड कप के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था. तो ये जो है ना, ये है जीके पार्ट, जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, है ना. तो ये जीके पार्ट है कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे स्टैटिक पूछा जाता है. ऐसा नहीं पूछेंगे कि अकबर के बारे में बात कर रहे हैं या मुगल्स के बारे में, कोई जब तक उसके बेसिस पे कोई करंट अफेयर्स नहीं आते हैं. हाँ, तो जो मेजर अफेयर्स होते हैं, जो मेजर करंट अफेयर्स हैं, उनको एक्सट्रीमली जो डेप्थ में पढ़ना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, जो आपको बाय द वे मंथली इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, उनको तो आप दृष्टि आईएएस से पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, उससे लेके सब कुछ एक एक पॉइंट बताया जाता है. तो दृष्टि आईएएस से पढ़ के उसका बढ़िया नोट्स बना लीजिए. दृष्टि आईएएस, इनसाइट आईएएस, जो भी आपके लिए सुटेबल हो. जीके या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं ये तो मैंने बता दिया. अब उनको कैसे बनाना है, हौज पौज ऐसे कहानी जैसे नहीं लिखना है, कैसे बनाना है उसका एक वीडियो आने वाला है. बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब. तो कर लो, किसका वेट कर रहे हो? चलो, आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय, टेक केयर एंड वी विल क्रैक क्लैट टुगेदर. आई प्रॉमिस.